वहीं राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहनकर सोशल मीडिया पर वीडियो रील्स बनाकर चर्चाओं में आई फर्जी थानेदार मोना बुगालिया उर्फ मूली की अब कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। पिछले 10 महीनों से मोना की तलाश पुलिस को है और पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए मोना ने जयपुर में किराए का कमरा छोड़ किसी और जगह छिपकर असली पुलिस से लुका छुपी का खेल कर रही है। रिपोर्ट देखिए। ऊपर तस्वीर में दिख रही महिला का नाम मोना बुगालिया है। मोना ने बिना भर्ती परीक्षा पास किए 2 साल पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग तक ले ली। एडीजी के साथ टेनिस खेलती, पूर्व डीजीपी के बेटी की शादी में शरीक हुई, मंदिरों में वर्दी की धौंस दिखाकर वीआईपी दर्शन किए। सब इंस्पेक्टरों के व्हाट्सएप ग्रुप में एक टॉपिक पर बहस के दौरान सब इंस्पेक्टर को धमकाने से मोना के फर्जीवाड़े का खुलासा हो गया। अब आरपीए ने मोना के खिलाफ शास्त्री नगर थाने में मामला दर्ज कर लिया है। तो जो कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत उसको मफरूर घोषित कराना है, पहले उसके जो यहाँ रूम था शैतान सिंह कॉलोनी में, उसकी सर्च की गई क्योंकि संदिग्ध जो गतिविधियां हैं उनके कुछ जो साक्ष्य हैं वो वहाँ मिलने की पूर्ण संभावना थी, जिस पर न्यायालय से आदेश लेकर कल देर रात तक सर्च अभियान चला, करीब 4 घंटे। उसमें टोटल जो उसके पास 3 वर्दी जिनमें उसके नाम भी लिखे हुए हैं, टेलर का नाम भी है, और समस्त साक्ष्य जो उसके विरुद्ध हैं वो हमने हासिल किए। जिसमें हाल ही में फर्जी थानेदार मूली उर्फ मोना बुगालिया फिर से तब चर्चाओं में आ गई जब शास्त्री नगर थाना प्रभारी दलबीर सिंह फौजदार ने कोर्ट से सर्च वारंट लिया और उनकी अगुवाई में पुलिस की टीम ने मेजर शैतान सिंह कॉलोनी में मोना बुगालिया के कमरे पर सर्च कार्रवाई की, जिसमें मोना के कमरे से करीब 7 लाख रुपए नकद बरामद हुए। इसके अलावा पुलिस की 3 वर्दियां मिली जिसमें मोना बुगालिया का नाम लिखा था। इसके अलावा कई ऐसे प्रश्न पत्र भी मिले जो कि राजस्थान पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग कर रहे प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर से सॉल्व करवाए गए थे। मौलासा थाना अंतर्गत एक गांव है, उस गांव में ढाणी है, तो इसके फादर जो है ट्रक चलाते हैं। हमने जो अभी तक इसकी जो जानकारी उपलब्ध कराई है, इसका जो मूल नाम है वो मूली देवी है। इसने यहाँ पर अपना नाम मोना बुगालिया रखा था और लगातार इसने यहाँ पे जो जिस तरीके से आचरण किया है काफ़ी सातिर है और अपने सभी जो तरीके तौर तरीके हैं सातिराना जो काम करने के, उससे लगता है कि आपराधिक गतिविधियों में संलग्न है। देश के टॉप पुलिस ट्रेनिंग सेंटर राजस्थान पुलिस अकादमी में पिछले साल मोना बुगालिया सब इंस्पेक्टर की यूनिफॉर्म पहनकर आई थी। इसी दौरान आरपीए में ट्रेनिंग कर रहे प्रशिक्षु थानेदारों के साथ रहती थी, वहीं कई घंटे वक्त बिताती। असली ट्रेनिंग प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर के बैच में उसका नाम नहीं था। तब उनके पूछने पर पिछले बैच की चयनित एसआई होने की जानकारी देती, लेकिन कुछ ट्रेनी एसआई से अनबन होने के बाद पूरे मामले का खुलासा हो गया। तत्कालीन जो आरआई हैं आरपीए, उन्होंने एक प्रकरण दर्ज कराया था कि महिला है जिसने उपनिरीक्षक की वर्दी धारण करके और आरपीए में एंटर किया और एंटर करके वहाँ पे जो ट्रेनीज है उनको प्रभावित भी किया। कई तरह के अपने ऐसे साक्ष्य गढ़े जिससे कि उसको एज ए सब इंस्पेक्टर ट्रीट करते हुए लोगों ने उसको अपने साथ कई मामलों में रखा। एग्जाम के पेपर्स वगैरह भी उसके पास थे, प्रभावित करती थी, जिस पर मुकदमा दर्ज किया था। मोना बुगालिया का असली नाम मूली है और वे नागौर में एक गांव की रहने वाली है। फिलहाल मोना के खिलाफ पुलिस को सर्च कार्रवाई में पर्याप्त सबूत मिल गए हैं, इसीलिए माना जा रहा है कि या तो मोना जल्द ही खुद सरेंडर कर देगी या फिर उसकी तलाश में जुटे पुलिस जल्द उसे पकड़कर सलाखों के पीछे डालेगी। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। तो मुंबई में रहकर के मोबाइल एसेसरीज का कारोबार करने वाले जालोर के एक युवक की चीन में अपहरण करने के बाद हत्या कर दी गई। रिपोर्ट देखिए। चीन में जालौर के व्यवसायी की हत्या। मुंबई में मोबाइल का कारोबार करता था सतीश कुमार। व्यापार के सिलसिले में जाना होता था चीन। यह तस्वीर है 26 साल के सतीश कुमार की, जिसकी चीन में अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। जालौर के भीनमाल के रहने वाला सतीश मुंबई में मोबाइल का बिजनेस करता था। व्यापार के सिलसिले में चीन आना जाना होता रहता था। जून महीने में ही सतीश चीन गया था, जहां 21 जून को अज्ञात लोगों के जरिए उसका अपहरण कर लिया गया।
जिसकी सूचना उसने खुद परिवार को अपने फोन से दी थी। बच्चा अभी साइना से भी बात नहीं हो रही है, पहले बात हुई थी, फिर बात नहीं हो रही है, 2 दिन से बात नहीं हो रही है। और फिर बाद दूतावास से कार्रवाई हुई है, मेरे बड़े बच्चे ने कार्रवाई की थी, तो उस पर उसने बनाया कि कार्रवाई चल रही है, डेड बॉडी वहाँ मिली है। उसकी शिनाख्त के लिए बड़ा बच्चा भी गया है, दिल्ली बैठे हैं। परिवार का कहना है कि 24 जून तक उसका मोबाइल फोन ऑन था, लेकिन अब बंद आ रहा है। सतीश के पिता की माने तो उनसे करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी गई थी, जिसे मुंबई में किसी व्यापारी तक पहुंचाने की बात कही गई थी। मामला सामने आने के बाद मृतक का शव भारत लाने के लिए परिजन दिल्ली स्थित क्षेत्रीय सांसद लुम्बाराम चौधरी के सहयोग से विदेश मंत्रालय की कानूनी प्रक्रिया में जुटे हुए हैं। वो कोई चौधरी है नवाबरा का, बंसी करके दुकान है उसका, बॉम्बे में है। तो वहाँ पे बोला था कि वहाँ हवाला दे देना। 2 दिन बाद वो 2 दिन बाद फोन आया था कि वहाँ पे पैसे आप भरवा दो। ठीक है, पैसे वहाँ पे गया और सेटिंग किया तो बोला कि पूरे के पूरे पैसे भरो आप। तो मैं बात करता हूँ, नहीं तो नहीं करता हूँ बात, ऐसे बात हुई थी। परिवार के मुताबिक सतीश का शव चीन के ग्वागंजो शहर में मिला है। परिवार के लोग चीन से शव लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन जिस तरीके से व्यापारी की चीन में अपहरण होता है और रकम हवाला के जरिए मुंबई के एक व्यापारी तक पहुंचाने की बात कही जाती है, उससे इतना तो साफ है, वारदात में मुंबई के किसी दूसरे व्यापारी का हाथ हो सकता है। जालौर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रेवा शंकर रावल की रिपोर्ट। तो वहीं प्रदेश में अवैध खनन पर रोक है और इसके बावजूद हनुमानगढ़ से कुछ अलग ही तस्वीर निकल कर आ रही है। यहां पर ईंट भट्टों को चलाने वाले घग्गर नदी से अवैध खनन कर रहे हैं। आरोप तो यह भी है कि अवैध खनन करने वाले ज्यादातर भट्टे अवैध तरीके से खेती योग्य जमीन पर किए जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। अवैध खनन की ये तस्वीरें हनुमानगढ़ जिले की हैं, जहां भारी संख्या में ईंट भट्टा संचालक न सिर्फ मिट्टी का खनन कर रहे हैं, बल्कि कृषि भूमि पर भट्टों का संचालन भी हो रहा है। आरोप है कि करीब ऐसे 132 ईंट भट्टे हैं जिन्होंने बिना कन्वर्जन कराए कृषि भूमि पर इनका संचालन कर रखा है। इसके अलावा ईंट भट्टों द्वारा प्रदूषण भी फैलाया जा रहा है। नतीजा सबके सामने है, क्योंकि कुछ महीने पहले हनुमानगढ़ को देश के टॉप प्रदूषित शहरों में शामिल किया गया है। करीब सभी भट्टों को हमारे खनन की परमिशन और उन्होंने दे रखी है, रॉयल्टी भी जमा हो रही है। और ऐसा कोई भी संज्ञान में आता हमारा मामला तो हम कार्रवाई भी करते हैं, अभी की भी है। ईंट भट्टों को लेकर न्यूज़ 18 ने जो जानकारी जुटाई, उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जानकारों की माने तो हनुमानगढ़ जिले में 500 से ज्यादा ईंट भट्टे संचालित हैं, जिनमें 132 से ज्यादा ईंट भट्टे अवैध रूप से कृषि भूमि पर संचालित किए जा रहे हैं। इस बारे में खनन विभाग के अधिकारियों का रटा रटाया जवाब है कि कार्रवाई की जा रही है। हालांकि हनुमानगढ़ तहसीलदार हरीश सारण और जिला कलेक्टर कानाराम भी स्वीकार करते हैं कि बहुत सारे ईंट भट्टे अवैध रूप से बिना भू रूपांतरण करवाए हुए चल रहे हैं। ये जो ईंट भट्टे संचालित हैं, इनमें से मैक्सिमम तो हैं वो ऑलरेडी कन्वर्टेड हैं। जो संपरिवर्तित नहीं है, जिनके बारे में शिकायतें प्राप्त हो रही है, उनमें नियमानुसार पटवारी से रिपोर्ट ली जा करके, और अगर संपरिवर्तन वो नहीं है तो फिर उनमें 177 की कार्रवाई की जाएगी। ईंट भट्टों के लेकर जो हमारे कार्यालय में शिकायत आई है, उस क्रम में हमने सभी तहसीलदार को लिखा है कि वो एक बार सर्वे करा दें कि कौन से ईंट भट्टे हैं जो विद मान्यता और प्रॉपर रॉयल्टीज़ एंड पॉल्यूशन एनओसी के साथ चल रहे हैं, और अगर कोई अवैध चल रहे हैं तो उनकी जानकारी कलेक्ट की जा रही है। जैसे ही वो सूचना आती है उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। अवैध मिट्टी खनन, बिना भू रूपांतरण और प्रदूषण नियमों की अवहेलना के बावजूद संचालित हो रहे ईंट भट्टों पर नागरिक भी सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रदूषण बहुत फैल रखा है, इसका मुख्य कारण ईंट भट्टे होना है। 132 ईंट भट्टे बिल्कुल अवैध तरीके से चल रहे हैं। शहरी क्षेत्र के अंदर भी बहुत से ईंट भट्टे जो हो नहीं सकते वो अवैध रूप से चल रहे हैं, जिस पर ना ही तो राजस्व विभाग कोई कार्रवाई कर रहे हैं, ना प्रदूषण विभाग कोई कार्रवाई कर रहे हैं। जिला प्रशासन के अधिकारियों को जानकारी के बावजूद इस तरह सरेआम अवैध रूप से ईंट भट्टों का संचालन होना जिला प्रशासन के अधिकारियों पर भी सवाल खड़े करता है। ऐसे में जहां अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी,
वहीं ये देखना होगा कि आखिर इन ईंट भट्टों को लेकर अधिकारी कब नींद से जागेंगे और कब इन पर कार्रवाई होगी। हनुमानगढ़ से न्यूज 18 राजस्थान के लिए राजू रामगढ़िया की रिपोर्ट। तो वहीं अलवर के ट्रांसपोर्ट नगर में एक महिला के साथ फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर ठगी का प्रयास करने का मामला सामने आया। पीड़िता की माने तो 26 जून को उसे एक व्हाट्सएप कॉल आई थी जिसमें उस फर्जी पुलिस अधिकारी ने धोखाधड़ी के मामले में कोटा में पढ़ाई करने वाली उसकी बेटी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने की बात कही। महिला ने कहा कि बेल के एवज में उन्होंने 35,000 रुपए की मांग की। 1 घंटे तक चली इस बातचीत में महिला को फर्जी कॉल का एहसास हुआ और इसके बाद महिला ने पुलिस को फर्जी कॉल की जानकारी दी। फर्जी कॉल करने वालों ने व्हाट्सएप डीपी एडीजीपी में मनीष शर्मा की फोटो लगा रखी थी। एडीजीपी मनीष शर्मा की फोटो लगी ये डीपी थी और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। फर्जी कॉल का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। और परसों मेरे साथ में एक ऐसा हुआ कि कॉल आया, व्हाट्सएप कॉल, तो उस पे एक डीपी लगी हुई थी पुलिस वाले की। तो मैंने थोड़ी देर पहले पुलिस वालों से बात की थी तो मैंने सोचा उन्हीं को फोन आया होगा तो मैंने उठा लिया। तो उन्होंने कहा कि आपकी बच्ची कहाँ है, आपकी बच्ची कहाँ है, वो जॉब करती है या पढ़ती है। मैंने कहा मेरी बच्ची तो कोटा है। मैंने उनको जानकारी दे दी, अच्छा कोटा है राजस्थान, तो ठीक है। तो आपको पता है क्या हुआ आपकी बेटी के साथ? क्या हुआ? और नाम भी बताया मेरी बेटी का, प्रज्ञा। तो मैं एकदम घबरा गई, क्या हुआ बताओ पहले सारी चीजें, पहले वो बताओ क्या हुआ मेरी बेटी के साथ। आपको पता है वही हम बताने जा रहे हैं कि आपकी बेटी को हमने अरेस्ट कर लिया है और 4 लड़कियां और साथ में, उन्होंने किसी वकील को एक बहुत बड़े उसमें फंसा दिया और उनसे 4 लाख रुपए लूटने के उसमें वो फंस गई है। और लड़कियों को तो हमने खूब पीटा है और आपकी लड़की को अलग बिठा रखा है हमने कमरे में, और वो रो रही है, वो रात से पूरी रात हो गई उसको रोते हुए, उसकी आप तुरंत बेल कराइए। तो वहीं राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष जस्टिस गंगाराम मूलचंदानी ने सचिवालय पहुंचकर के आयोग कार्यालय में अपना पदभार ग्रहण किया। कल ही राज्य सरकार की तरफ से उनकी नियुक्ति के आदेश जारी किए गए थे। आयोग के पूर्व अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास के रिटायर होने के बाद 6 महीने से यह अहम पद खाली चल रहा था। कार्यभार संभालने के बाद जस्टिस गंगाराम मूलचंदानी ने कहा कि प्रदेश में मानवाधिकारों का उल्लंघन को लेकर गंभीरता से काम होगा। साथ ही मानवाधिकारों को लेकर जहां भी शिकायतें मिलेंगी उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। मैं आज यहाँ ज्वाइन कर रहा हूँ एज ए चेयरमैन, और मेरी प्राथमिकताएं ये रहेंगी कि ह्यूमन राइट्स से संबंधित जो भी बिंदु हैं, जो समस्याएं हैं, जो जनमानस की जो है वो परेशानियां हैं, उनको हम विधायी परिप्रेक्ष्य में स्थायी रूप से, प्रभावी रूप से एड्रेस करेंगे। और आज के परिप्रेक्ष्य में जहां पब्लिक लाइफ में वैल्यूज़ बहुत ह्रास हो गई, लोग अधिकारों का अतिक्रमण कर रहे हैं, अपने कार्य क्षेत्र में जो है वो विधायी प्राविधानों का पालन ना करके उनका उल्लंघन कर रहे हैं। और इसी के साथ ही भारत राजस्थान में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे प्रदेश की सबसे बड़ी डिबेट, आज की फाइट, सहयोगी रविंद्र सिंह के साथ। नमस्कार।